नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जिया स्टोरी टेलर में। तो दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत के इतिहास से जुड़ी हुई एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जो कि साल 1919 में घटी थी। इस हत्याकांड की दुनिया भर में निंदा की गई थी। हमारे देश की आजादी के लिए चल रहे आंदोलनों को रोकने के लिए इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, लेकिन इस हत्याकांड के बाद हमारे देश के क्रांतिकारियों का हौसला कम होने की जगह और मजबूत हो गया था। आखिर ऐसा क्या हुआ था साल 1919 में जिसके कारण जलियांवाला बाग में मौजूद बेकसूर लोगों की जान ले ली गई? इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी कौन था और उसे क्या सजा मिली थी? इस सब सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, साल 1919 में हमारे देश में कई तरह के कानून ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू किए गए थे और इन कानूनों का विरोध हमारे देश के हर हिस्से में किया जा रहा था। 6 फरवरी साल 1919 में ब्रिटिश सरकार ने इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में एक रॉलेट नाम बिल पेश किया था और इस बिल को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने मार्च के महीने में पास कर दिया था, जिसके बाद ये बिल एक अधिनियम बन गया था। इस अधिनियम के अनुसार भारत की ब्रिटिश सरकार किसी भी व्यक्ति को देशद्रोह के शक के आधार पर गिरफ्तार कर सकती थी और उस व्यक्ति को बिना किसी दूरी के सामने पेश किए जेल में डाल सकती थी। इसके अलावा पुलिस 2 साल तक बिना किसी भी जांच के किसी भी व्यक्ति को हिरासत में भी रख सकती थी। इस अधिनियम ने भारत में हो रही राजनीतिक गतिविधियों को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार को एक ताकत दे दी थी। इस अधिनियम की मदद से भारत की ब्रिटिश सरकार भारतीय क्रांतिकारियों पर काबू पाना चाहती थी और हमारे देश की आजादी के लिए चल रहे आंदोलनों को पूरी तरह से खत्म करना चाहती थी। इस अधिनियम का महात्मा गांधी सहित कई नेताओं ने विरोध किया था। गांधी जी ने इसी अधिनियम के विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन पूरे देश में शुरू किया था। साल 1919 में शुरू किया गया सत्याग्रह आंदोलन काफी सफलता के साथ पूरे देश में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ चल रहा था और इस आंदोलन में हर भारतीय ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। भारत के अमृतसर शहर में भी 6 अप्रैल 1919 में इस आंदोलन के तहत एक हड़ताल की गई थी और रॉलेट एक्ट का विरोध किया गया था, लेकिन धीरे धीरे इस अहिंसक आंदोलन ने हिंसक आंदोलन का रूप ले लिया था। 9 अप्रैल को सरकार ने पंजाब से ताल्लुक रखने वाले 2 नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था। इन नेताओं के नाम डॉक्टर सैफुद्दीन कच्छू और डॉक्टर सतपाल था। इन दोनों नेताओं को गिरफ्तार करने के बाद ब्रिटिश पुलिस ने इन्हें अमृतसर से धर्मशाला में भेज दिया था, जहां पर इन्हें नजरबंद कर दिया गया था। अमृतसर के ये दोनों नेता यहाँ की जनता के बीच काफी लोकप्रिय थे और उन्हें अपने नेता की गिरफ्तारी से परेशान होकर यहाँ के लोगों ने 10 अप्रैल को इनकी रिहाई करवाने के मकसद से डिप्टी कमेटी मिस्टर इरविंग से मुलाकात करना चाहते थे, लेकिन डिप्टी कमेटी ने इन लोगों से मिलने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद इन गुस्साए लोगों ने रेलवे स्टेशन, तार विभाग सहित कई सरकारी दफ्तरों को आग के हवाले कर दिया था। तार विभाग में आग लगने से सरकारी कामकाज को काफी नुकसान पहुंचा था, क्योंकि इसी के माध्यम से उस वक्त अफसरों के बीच संचार हो पाता था। इस हिंसा के कारण 3 अंग्रेजों की भी हत्या हो गई थी। इन हत्याओं से सरकार काफी खफा थी। अमृतसर के बिगड़ते हालातों पे काबू पाने के लिए भारतीय ब्रिटिश सरकार ने इस राज्य की जिम्मेदारी डिप्टी कमेटी मिल्स इरविंग से लेकर ब्रिटिश जनरल IEH डायर को सौंप दी थी और डायर ने 11 अप्रैल को अमृतसर के हालातों को सही करने का कार्य शुरू कर दिया। पंजाब राज्य के हालातों को देखते हुए इस राज्य के कई शहरों में ब्रिटिश सरकार ने मार्शल लॉ लगा दिया था। इस लॉ के तहत नागरिकों की स्वतंत्रता और सार्वजनिक समारोह का
आयोजन करने पर पाबंदी लगा दी थी। मार्शल लॉ के तहत जहां पर भी 3 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा पाया जा रहा था, उन्हें पकड़कर जेल में डाल दिया जा रहा था। दरअसल इस लॉ के जरिए ब्रिटिश सरकार क्रांतिकारियों द्वारा आयोजित होने वाली सभाओं पर रोक लगाना चाहती थी, ताकि क्रांतिकारी उनके खिलाफ कुछ ना कर सके। 12 अप्रैल को सरकार ने अमृतसर के अन्य 2 नेताओं को भी गिरफ्तार कर लिया था और इन नेताओं के नाम चौधरी बुंगामल और महाशय रतन चंद था। इन नेताओं की गिरफ्तारी के बाद अमृतसर के लोगों के बीच गुस्सा और बढ़ गया, जिसके कारण इस शहर के हालात और बिगड़ने की संभावना थी। हालातों को संभालने के लिए इस शहर में ब्रिटिश पुलिस ने और सख्ती कर दी थी। 13 अप्रैल को अमृतसर के जलियांवाला बाग में कई संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे। इस दिन इस शहर में कर्फ्यू लगाया गया था, लेकिन इस दिन बैसाखी का त्योहार भी था, जिसके कारण काफी संख्या में लोग अमृतसर के हरिमंदिर साहिब यानी स्वर्ण मंदिर आए थे। जलियांवाला बाग स्वर्ण मंदिर के करीब ही था, इसीलिए कई लोग इस बाग में घूमने के लिए भी चले गए थे और इस तरह 13 अप्रैल को करीब 20,000 लोग इस बाग में मौजूद थे, जिसमें से कुछ लोग अपने नेताओं की गिरफ्तारी के मुद्दे पर शांतिपूर्ण रूप से सभा करने के लिए एकत्र हुए थे। वहीं कुछ लोग अपने परिवार के साथ यहाँ पर घूमने के लिए भी आए हुए थे। इस दिन करीब 12:40 बजे डायर को जलियांवाला बाग में होने वाली सभा की सूचना मिली। ये सूचना मिलने के बाद डायर करीब 4 बजे अपने दफ्तर से करीब 150 सिपाहियों के साथ इस बाग के लिए रवाना हो गया था। डायर को लगा कि ये सभा दंगे फैलाने के मकसद से की जा रही है, इसीलिए इन्होंने इस बाग में पहुंचने के बाद लोगों को बिना कोई चेतावनी दिए अपने सिपाहियों को गोलियां चलाने का आदेश दे दिया था। कहा जाता है कि इन सिपाहियों ने करीब 10 मिनट तक गोलियां चलाई थी। वहीं गोलियों से बचने के लिए लोग भागने लगे, लेकिन इस बाग के मुख्य दरवाजे को भी सैनिकों द्वारा बंद कर दिया गया था और ये बाग चारों तरफ से 10 फीट तक की दीवारों से बंद था। ऐसे में कई लोग अपनी जान बचाने के लिए इस बाग में बने कुएं में कूद गए, लेकिन गोलियां थमने का नाम नहीं ले रही थी और कुछ समय में ही इस बाग की जमीन का रंग लाल हो गया था। नरसंहार में 370 से अधिक लोगों की मौत हुई थी, जिनमें छोटे बच्चे और महिलाएं भी शामिल थी। इस नरसंहार में 7 हफ्ते के एक बच्चे की भी हत्या कर दी गई थी। इसके अलावा इस बाग में मौजूद कुएं में से 100 से अधिक शव निकाले गए थे। ये शव ज्यादातर बच्चों और महिलाओं के ही थे। कहा जाता है कि लोग गोलियों से बचने के लिए कुएं में कूद गए थे, लेकिन फिर भी वो अपनी जान नहीं बचा पाए। वहीं कांग्रेस पार्टी के मुताबिक इस हादसे में करीब 1000 लोगों की हत्या हुई थी और 1500 से ज्यादा लोग घायल हुए थे, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने केवल 370 के करीब लोगों की मौत होने की पुष्टि की, ताकि उनके देश की छवि विश्व भर में खराब ना हो सके। इस नरसंहार की निंदा भारत के हर नेता ने की थी और इस घटना के बाद हमारे देश को आजाद कराने की कोशिश और तेज हो गई थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार के कुछ अधिकारियों ने डायर के द्वारा किए गए इस नरसंहार को सही करार दिया था। बेकसूर लोगों की हत्या करने के बाद जब डायर ने इस बात की सूचना अपने अधिकारी को दी, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर ने एक पत्र के जरिए कहा कि डायर ने जो कार्रवाई की थी वो एकदम सही थी और हम इसे स्वीकार करते हैं। जलियांवाला बाग को लेकर साल 1919 में एक कमेटी का गठन किया गया था और इस कमेटी का अध्यक्ष लॉर्ड विलियम हंटर को बनाया गया था। हंटर कमेटी नामक इस कमेटी की स्थापना जलियांवाला बाग सहित देश में हुई कई अन्य घटनाओं की जांच करने के लिए की गई थी। इस कमेटी में विलियम हंटर के अलावा 7 और लोग थे, जिनमें कुछ भारतीय भी मौजूद थे। इस कमेटी में जलियांवाला बाग हत्याकांड की हर पहलू की जांच की और ये पता लगाने की कोशिश की कि डायर ने जलियांवाला बाग में उस वक्त जो किया था
वह सही था या गलत? 19 नवंबर साल 1919 में इस कमेटी ने डायर को अपने सामने पेश होने को कहा और उनसे इस हत्याकांड को लेकर सवाल किए। इस कमेटी के सामने अपना पक्ष रखते हुए डायर ने जो बयान दिया था उसके मुताबिक डायर को सुबह 12:40 पर जलियांवाला बाग में होने वाली एक बैठक के बारे में पता चला था, लेकिन उस समय उन्होंने इस बैठक को रोकने के लिए कुछ भी कदम नहीं उठाया। डायर के मुताबिक 4 बजे के आसपास वो अपने सिपाहियों के साथ बाग को जाने के लिए रवाना हुए और उनके दिमाग में ये बात साफ थी कि अगर वहाँ पर किसी भी तरह की बैठक हो रही होगी तो वो वहाँ पर फायरिंग शुरू कर देंगे। कमेटी के सामने डायर ने ये बात भी मानी थी कि अगर वो चाहते तो लोगों पर गोलियां चलाए बिना उन्हें तितर बितर कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि उनको लगा कि अगर वो ऐसा करेंगे तो कुछ समय बाद लोग वापस वहाँ इकट्ठा हो जाएंगे और डायर पर हंसेंगे। डायर ने कहा कि उन्हें पता था कि वो लोग विद्रोही हैं, इसीलिए उन्होंने अपनी ड्यूटी निभाते हुए गोलियां चलवाई। डायर ने अपनी सफाई में आगे कहा कि घायल हुए लोगों की मदद करना उनकी ड्यूटी नहीं थी। वहाँ पर अस्पताल खुले हुए थे और घायल वहाँ जाकर अपना इलाज करवा सकते थे। 8 मार्च 1920 को इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट को सार्वजनिक किया और हंटर कमेटी की रिपोर्ट में डायर के कदम को एकदम गलत बताया गया था। रिपोर्ट में कहा गया था कि लोगों पर काफी देर तक फायरिंग करना एकदम गलत था। डायर ने अपनी सीमा को पार करते हुए यह निर्णय लिया था। इस रिपोर्ट में भी यह कहा गया था कि पंजाब में ब्रिटिश शासन को खत्म करने की कोई साजिश नहीं की जा रही थी। इस रिपोर्ट के आने के बाद 23 मार्च 1920 को डायर को दोषी पाते हुए उन्हें सेवानिवृत्त कर दिया गया था। विंस्टन चर्चिल, जो उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉरवर्ड थे, उन्होंने इस नरसंहार की आलोचना की थी और साल 1920 में हाउस ऑफ कॉमन्स ने कहा था कि जिन लोगों की गोलियां मारकर हत्या की गई थी उनके पास कोई भी हथियार नहीं थे, बस लाठियां थी। जब गोलियां चली तो ये लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। ये लोग जब अपनी जान को बचाने के लिए कोनों पर जाकर छुपने लगे थे, वहाँ पर भी गोलियां चलाई गई। इसके अलावा जो लोग जमीन पर लेट गए उनको भी नहीं बख्शा गया और उनकी भी हत्या कर दी गई। चर्चिल के अलावा ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ने भी इस नरसंहार को गलत बताया था। डायर सेवानिवृत्त होने के बाद लंदन में अपना जीवन बिताने लगे, लेकिन 13 मार्च 1940 का दिन उनकी जिंदगी का आखिरी दिन साबित हुआ। उनके द्वारा किए गए हत्याकांड का बदला लेते हुए उधम सिंह ने कैटसन हॉल में उनकी गोली मार के हत्या कर दी। सिंह एक भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे और कहा जाता है कि 13 अप्रैल के दिन वो भी उस बाग में मौजूद थे जहां पर डायर ने गोलियां चलवाई थी और सिंह एक गोली से घायल भी हुए थे। जलियांवाला बाग की घटना को सिंह ने अपनी आंखों से देखा था। इस घटना के बाद से सिंह डायर से बदला लेने की रणनीति बनाने में जुट गए थे और साल 1940 में वह सिंह अपनी रणनीति में कामयाब हुए और उन्होंने जलियांवाला बाग में मारे गए लोगों की मौत का बदला ले लिया। उधम सिंह के इस कदम की तारीफ कई विदेशी अखबारों ने की थी और हमारे देश की अखबार अमृता बाजार पत्रिका ने कहा था कि हमारे देश के आम लोग और क्रांतिकारी उधम सिंह की कार्रवाई से गौरवान्वित हैं। हालांकि इस हत्या के लिए उधम सिंह को लंदन में साल 1940 में फांसी की सजा दी गई थी। वहीं कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखते हुए सिंह ने कहा था कि डायर को उन्होंने इसीलिए मारा क्योंकि वो इसी लायक थे। वो हमारे देश के लोगों की भावना को कुचलना चाहते थे, इसीलिए मैंने उनको कुचल दिया है। मैं 21 वर्ष से उनको मारने की कोशिश कर रहा था और आज मैंने अपना काम कर दिया है। मुझे मृत्यु का डर नहीं है, मैं अपने देश के लिए मर रहा हूँ। उधम सिंह के इस बलिदान का हमारे देश के हर नागरिक ने सम्मान किया और जवाहरलाल नेहरू जी ने साल 1952 में उधम सिंह जी को शहीद का दर्जा दिया था। तो दोस्तों,
मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड बाय, जय जवान जय किसान।